आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे इसराइल में जो जुडिशियल क्रैकडाउन हुआ है उसके पीछे के कारण के बारे में और समझेंगे आखिर बेंजामिन नेतन्याहू की क्या पॉलिसी आने वाले टाइम में। और सबसे बड़ी चीज़ जो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं वो है इसराइल का जुडिशियल सिस्टम इन ओवरऑल डिटेल में। पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हमें एक बहुत ज़रूरी जानकारी मिली है कि इजरायली पार्लियामेंट पासेस नेतन्याहू जुडिशियल ओवरऑल बिल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू जो इस समय इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, और साथ ही साथ इनके ऊपर हैवी करप्शन चार्जेस हैं। और बताया ये जा रहा है कि हैवी करप्शन चार्जेस होने के कारण इनको जो भी सजा हो सकती है उससे बचने के लिए इनने ये ओवरऑल जो जुडिशियल बिल है ये पास करा है। मोस्ट जब से जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो यही बताया जा रहा है। देखिए, अभी इसराइल के जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्राइसिस के जैसे हो चुके हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ एयरपोर्ट्स यहाँ पे नॉन वर्किंग हो गए हैं। डॉक्टर्स ने यहाँ पे स्ट्राइक्स करा है। 95% जो डॉक्टर्स हैं वो 24 घंटे के लिए स्ट्राइक्स के लिए आ गए हैं। और साथ ही साथ जो भी वहाँ पे मेडिकल एसोसिएशन है इसराइल की, वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बता रही है कि जो जो इंटर्न्स थे वो उन लोगों ने भी स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। और टीचर्स, स्कॉलर्स, सब जो एवरी प्रोफेशन से जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं स्ट्राइक्स करने लग गए हैं। हैवी मिलिटरलाइजेशन करना पड़ा है। और साथ ही साथ जो 10,000 मिलिट्री रिजर्विस्ट थे उनको रिपोर्ट करना पड़ रहा है ड्यूटी को इसराइल में। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, देखिए, ये इसराइल का अभी तक का सबसे बड़ा डोमेस्टिक क्राइसिस यहाँ पे हमें उभरता हुआ सामने देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर हम इसराइल की जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें, मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा देश, और जेरूसलम यहाँ पे आपको दिख जाएगी। और ये तेल अवीव यहाँ पे इसराइल की कैपिटल है, जो एकदम ये मेडिटेरेनियन के पास लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीरिया इसके हिसाब से ऊपर है, गोलन हाइट्स वाली जो जगह है, और बगल में आपको यहाँ पे जॉर्डन दिखेगा, नीचे आपको इजिप्ट दिखेगा। और समुद्र से ये मेडिटेरेनियन से लगता हुआ एक देश है। अगर हम बात करें इसराइल की, तो ये काफ़ी ज़्यादा नॉन स्टेबल कंट्री रहा है। और मिडिल ईस्ट में इनने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वॉर्स को देखा है। और वॉर्स यहाँ पे इसराइल ने काफ़ी ज़्यादा लड़ी है मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें। देखिए, इसराइल में जो ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसराइली मेडिकल एसोसिएशन 95% ऑफ द डॉक्टर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनने जो है 24 घंटे के लिए प्रोटेस्ट को यहाँ पे प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लिया है। स्ट्राइक्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जो वेरियस यहाँ पे अगर हम बात करें, इसराइल के अंदर जो अभी जुडिशियल क्रैकडाउन चल रहा है, इसने जो है कि मेजरली यहाँ पे बेसिकली पूरे इसराइल में एक तनातनी का माहौल यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब देखिए, जो एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज था इसराइल के कॉन्स्टिट्यूशन में, रीजनेबलनेस, उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है 64 फाइनल वोट्स के साथ। देखिए, 64 फाइनल वोट्स क्या है? देखिए, जो आप जिस जो 64 फाइनल वोट्स, देखिए अगर हम बात करें इसराइल में टोटल पार्लियामेंट में जो सीट्स हैं वो 120 हैं। अगर जो 61 से 60 से अबव ले आता है, ठीक है ना, तो उसका वो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे 64 फाइनल वोट्स यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी, जो लिक्विड पार्टी मानी जाती है, उसने यहाँ पे इस चीज़ को चेंज कर दिया है। और साथ ही साथ वेरियस अदर जो भी छोटी मोटी पार्टीज़ हैं इसराइल में, कोalition पार्टीज़ हैं, उनने यहाँ पे 64 मेजोरिटी वोट्स बना के इस जो है कि रीजनेबलनेस क्लॉज को यहाँ पे रिमूव कर दिया है इसराइली कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए इसमें जो क्या है कि जो भी मिनिस्टर्स हैं या फिर गवर्नमेंट डिसीजंस हैं, उनके कोई भी डिसीजंस है तो इनको इजीली क्वेश्चन करा जा सकता है। और साथ ही साथ जो है कि एग्जीक्यूटिव डिसीजंस को यहाँ पे रीजनेबलनेस बताया जा सकता है इस क्लॉज के जरिए। जो अब यहाँ पे पावर है वो छिन चुकी है इसराइली सुप्रीम कोर्ट से, और यही सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे बन चुकी है इस समय इसराइली सुप्रीम कोर्ट के लिए। और अगर आपको पता है कि अगर जुडिशरी में अगर कुछ भी क्रैकडाउन होता है तो चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैम्पर होता है। साथ ही साथ जो है कि हम पूरी तरीके से एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। नेसेट में जो है कि अभी फिलहाल जो अभी इजरायली पार्लियामेंट है उसे नेसेट कहा जाता है। यहाँ पे शेम शेम के साउटिंग ऐसे यहाँ पे जो है जो ऑपोजिशन मेंबर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं अपोजिशन वाले, वो लोग यहाँ पे सेम सेम करके इस बिल को एज अ बाइकआउट कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है कि यार लिपिड जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, बेनफ्ताली नेफ्ताली बेनेट से पहले जो यार लिपिड थे, वो जो अपोजिशन लीडर हैं अभी इस समय, उनने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट टू स्ट्राइक डाउन द लॉ टेलिंग द नेसेट टू वोट मार्क्ड अ टेक ओवर बाय एन एक्सट्रीम माइनॉरिटी ओवर द इजरायली मेजॉरिटी। आफ्टर द वोट ही सेड इट्स अ सैड डे, इट्स नॉट अ विक्ट्री फॉर द कोalition,
दिस इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इजरायली डेमोक्रेसी। तो आपने यहाँ पे सुना इस समय जो यार लिपिड थे उन वो क्या कह रहे हैं। एंड देखिए अगर हम बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें, अभी तक के इजराइल के सबसे ज़्यादा बार प्राइम मिनिस्टर रहने वाले एक ही व्यक्ति हैं, वो है बेंजामिन नेतन्याहू। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सीवियर करप्शन चार्जेस लग चुके हैं। साथ ही साथ जो है कि ये आपके राइट विंग कंजर्वेटिव से बिलोंग करते हैं। तो जो लेफ्ट विंग वाले हैं वो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपत्ति पहले भी जता चुके हैं, और कुछ समय पहले इनको सज़ा भी हुई थी, लेकिन उससे ये बच गए थे। एंड ट्रायल्स इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, और ट्रायल्स करप्शंस के मैंने आपको जैसा बताया कि तो इसी को देखते हुए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो नेतन्याहू हैं ये डिसीजन उन्होंने लिया, और ये एक रीजनेबलनेस वाला जो क्लॉज है इसको रिमूव करा गया इसराइली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से। तो यहाँ पे नेतन्याहू बोल रहे हैं कि टोल्ड हिज मीटिंग द कैबिनेट वोटर्स कैन अप्रूव देयर बैलेट्स इन नवंबर, सपोर्ट देयर कैंपेन प्रोमिस टू मॉडिफाई द जस्टिस सिस्टम, वी विल कंप्लीट द लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आफ्टर द करेक्ट द जो भी सही करने की चीज़ें होंगी उसको हम सही करेंगे, साथ ही साथ जो भी इंडिविजुअल राइट्स होंगे उनको हम रिस्टोर करेंगे, पब्लिक फेथ के लिए जस्टिस का काम करेंगे। ये सारी बात यहाँ पे जो है नेतन्याहू बोल रहे हैं। अब देखिए जो अगर हम बात करें, देखिए प्रपोजल क्या रखा था, 4 मेजर चेंजेस थे। देखिए कोई यूनानिमस डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है, जो था उसको ये ख़त्म कर सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट कांट चेंज द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबिलिटी। मैंने बताया जैसे कि रीजनेबलनेस के यहाँ पे क्लॉज को रिमूव करा है, तो जो भी रीजनेबिलिटी थी उसके बेसिस पे जो सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन दे सकता था उसको अब ये बदल सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस अब लॉ मेकर्स करेंगे यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर। जो ये 3 जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रपोजल रखे गए इस बिल के अंदर, जो इजरायली जुडिशल रिफॉर्म ओवरहॉल बिल बोला जा रहा है, तो इसमें ये सारी चीज़ रखी गई। तो अगर आपको बताऊं एक ढंग से, देखिए जो टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी है ना, एज हम इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन से इसे समझ सकते हैं। और जो बेसिकली नेसेट कैन ओवर रूल द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन बाय द सिंपल मेजोरिटी। देखिए अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के कोई भी डिसीजन को बदलना है इसराइल के अंदर, तो ये एक ही चीज़ से पॉसिबल हो सकता है, वो है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 ये बोलता है कि जब आपके पास सुपर मेजोरिटी होगी तभी आप कोई भी बेसिक लॉज ऑफ इसराइल को बदल सकते हैं। अभी हम बात करेंगे बेसिक लॉज ऑफ इसराइल क्या हैं, और उसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब ये जो नया बिल आया है उससे क्या है, सिंपल मेजोरिटी से आप जो है कि नेसेट के जो नेसेट है वो कोई भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन को बदल सकता है। और तीसरी चीज़ जो है कि सिलेक्शन जो होगा जजेस का, वो एक नेसेट पार्लियामेंट्री पैनल करेगा। देखिए जो भी उनकी सोच उनके आइडियोलॉजी वाले जो भी जजेस होंगे उनको अपॉइंट करेंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही साथ जो है कि ये एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है इजरायली डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि देखिए एक सोच वाला आदमी जो है कि दूसरे वाले को काउंटर करेगा हमेशा, और इससे एक इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट की यहाँ पे सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी जुडिशरी में भी एज वेल एज यहाँ पे पार्लियामेंट में भी। तो क्रैकडाउन यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है हमें जुडिशियल रिफॉर्म बिल आने से इसराइल के अंदर। अब देखिए अब हम बात करेंगे, देखिए इसराइल के जो जुडिशरी इंडिपेंडेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा सेबोटाज हुई है, और उस वजह से जो है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करने पड़ी इसराइल को। एंड इस वजह से जो है कि इसराइल के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है लिखा भी नहीं गया था, अनफॉर्मल था। तो जो है कि अगर हम बात करें जो ये अभी जो बिल आया है ये 2023 में इसे प्रपोज किया गया था, और अभी जुलाई में से मंडे को अभी एक दिन पहले यहाँ पे पास कर दिया गया है 2023 में, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेसिक लॉज ऑफ इसराइल के बारे में। देखिए बेसिक लॉज ऑफ इसराइल जो हम बात करते हैं फॉर्मली, अगर हम बात करें इसराइल की जुडिशरी के लिए जो भी काम हुए हैं इसराइल में, जो भी जुडिशियल डेवलपमेंट में जो भी यहाँ पे परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली, वो देखने को मिली बेसिक लॉज ऑफ इसराइल के आने के बाद। तो इसमें क्या था कि देखिए टू चेंज रिक्वायर बाय सुपर मेजोरिटी वोट इन नेसेट, अगर आपको कुछ भी चेंजेस लाने हैं है ना अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में, तो आपको सुपर मेजोरिटी चाहिए होगी। अब देखिए जो सुपर मेजोरिटी है वो आर्टिकल 44, मैंने पहले भी बताया आपको, इसको अमेंड करके ही इसको इसमें क्या है कि आर्टिकल 44 आपको बोलता है कि अमेंडमेंट ऑफ लॉ ओनली बाय 80 सुपर मेजोरिटी मेंबर्स। तो अगर आपके 80 सुपर मेजोरिटी मेंबर्स हैं तभी आप बेसिक लॉ ऑफ इसराइल्स को यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं, वरना आप इसको अमेंड नहीं कर सकते। देखिए अभी हम बात करें पार्लियामेंट में जो है कि 120 मेंबर्स हैं पूरे इसराइल में। देखिए इसराइल में जो कोalition है वो काफ़ी ज़्यादा वीक रहते हैं, है ना। थोड़ी सी भी अगर 2-3 अगर यहाँ पे मेंबर्स इधर उधर हो गए तो पूरी पार्टी गिर जाएगी, इतना ज़्यादा वहाँ पे वीक रहता है जो अगर हम बात कर ले पार्लियामेंट्री सिस्टम है।
तो उसको बांधे रखने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे कोलिशंस की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसराइल के अंदर। जो बेसिक लॉज ऑफ इसराइल है वो 1958 से लेकर 1988 तक यहाँ पे डेवलपमेंट हमें उनमें देखने को मिला। देखिए, अगर हम बेसिक लॉज ऑफ इसराइल में हम पहली चीज़ की बात करें, देखिए इंडिविजुअल लिबर्टीज़ की यहाँ पे बात करी, ठीक है, बेसिक लॉज ऑफ इसराइल ने, ये भी बहुत समय के बाद इन्हें मिली इंडिविजुअल लिबर्टीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि अपने सिविल राइट्स कंट्री के जो प्रोटेक्ट दे कैन प्रोटेक्ट द सिविल राइट्स ऑफ द कंट्री। तीसरी चीज़ क्या है कि ह्यूमन डिग्निटी और लिबर्टी को एंजॉय कर सकते हैं, एज अ सुपर लीगल स्टेटस यहाँ पे मिला। तो ये जो तीन चीज़ थी, और चौथी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, देखिए कोई भी जुडिशियल सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए उसके पास जुडिशियल पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसराइल के इस बेसिक लॉ में ये पावर भी इसको नहीं मिली थी, है ना। जुडिशियल रिव्यू की पावर इनको मिली थी 1995 के एक बहुत इंपॉर्टेंट केस के बाद, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जुडिशियल रिव्यू की पावर इनको नहीं मिली थी 1992 में, है ना। अभी हम बात कर रहे हैं बेसिक लॉज ऑफ इसराइल 1958 से 1988 के बीच में क्या क्या हमें यहाँ पे चीज़ें देखने को मिली, तो ये भी इनको नहीं मिली। तो ये चार चीज़ें हमें समझा सकती हैं कि आराम से कि बेसिक लॉज ऑफ इसराइल ने काफ़ी ज़्यादा जो इसराइल के यहाँ पे बेसिक लॉज ऑफ इसराइल आए, जैसे कि हमारे हमारे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है। तो इसराइल के कॉन्स्टिट्यूशन में एज आप समझ सकते हैं बेसिक लॉज ऑफ इसराइल वो फंडामेंटल राइट्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो 1950 के बाद क्या है, इजरायली कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें देखने को मिला कि वो 1950 तक डिफेक्टो था, है ना, उसका इतना ज़्यादा कोई असर नहीं रहता था, ज़्यादातर जो पावर थी वो नेसेट के पास ही थी। लेकिन 1958 के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें डेवलपमेंट देखा, हमने देखा इसराइली जो है जुडिशरी सिस्टम में। अब हम बात करते हैं, देखिए और जो है कि इसराइल के पास ना फॉर्मल एक यूनिटरी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ये प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन हुआ है 1958 के बाद, है ना, हमें देखने को मिला। और इसराइल दुनिया में एक छठी ऐसी कंट्री है जिसके पास एक अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ठीक है। और जैसे अगर हम बात करें छः कौन कौन सी कंट्री हैं जिनके पास अपना खुद का लिखा हुआ या फिर हम अनफॉर्मल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जैसे न्यूजीलैंड हो गई, यूनाइटेड किंगडम हो गई, सऊदी अरेबिया हो गई, कनाडा हो गई, सैन मारिनो हो गई, और जो छठी कंट्री है वो है इसराइल। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो भी इसराइल का था। लेकिन डेवलपमेंट करने के बाद बेसिक लॉज ऑफ इसराइल के आने के बाद धीरे धीरे करके ऐसा इसको चेंज करा गया फॉर्मल, फिर उसके बाद यूनिटरी, फिर उसके बाद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ये तब्दील हुआ। लेकिन देखिए, कोई भी कंट्री के लिए एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये उसके जो बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है, एक तरीके से हम बात करें कंट्री का, जो एक नींव होती है जुडिशरी की, तो उसको बचाने में काफ़ी ज़्यादा एक एज अ डॉक्यूमेंट, एज अ एविडेंस काम करता है ना। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज मस्ट। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें 1992 के बाद, देखिए अभी तक तो हमने बात करी 1958 से लेकर 1988 तक। अब 1992 के बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन देखने को मिला इसराइल में। 1994 में यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इंट्रोड्यूस होती हुई दिखी बेसिक लॉज ऑफ इसराइल के अंदर ही, वो थी 1994 के फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन। इसराइल में फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन भी नहीं था, ठीक है ना, कि जो भी बंदा अपनी मर्जी से काम करना चाहे वो नहीं कर सकता था। 1994 में ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई इसराइल के अंदर। आप समझ सकते हैं कि कितने धीरे धीरे डेवलपमेंटल प्रोसेस यहाँ पे इसराइल के जुडिशरी रिफॉर्म्स, यहाँ पे जुडिशियल रिफॉर्म्स हमें देखने को मिले। उसके बाद 1995 में एक केस आया जिसने पावर दे दी इसराइली सुप्रीम कोर्ट को कि वो जुडिशियल रिव्यू को एज अ पार्ट बना सकते हैं बेसिक लॉज ऑफ इसराइल का। वो कौन सा केस था? वो था बैंक मिजराही वर्सेस मिदगल कॉर्पोरेशन विलेज वाला केस, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ 1992 में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपहोल्ड करा उसने, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिला, ठीक है, इसराइल को। और साथ ही साथ जो है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर यहाँ पे मिल गई बेसिक लॉज ऑफ इसराइल में। देखिए, जुडिशियल रिव्यू पाने के लिए इसराइल ने कितनी मशक्कत करी, 1992 में उसको नहीं मिला। फिर उसके बाद जो है कि 1992 में जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर उसके बाद जब कुछ बेंचेस बैठी, है ना, और फिर उसके बाद जो हमें केस देखने को मिला बैंक मिजराही वर्सेस मिदगल कॉपरेटिव विलेज, तो ये जो केस था इसमें जो है जुडिशियल पावर रिव्यू की पावर दी गई इसराइल को, इसराइल की जो आपकी जुडिशरी को। तो उसके बाद जो है कि इस केस में जो है कि इस केस में स्पेसिफिकली हमें जुडिशरी के बारे में, जुडिशियल जो इजरायली जुडिशियल सिस्टम है उसको क्या उसने बताया, लेजिस्लेशन कांट मेक देम अवॉइड नो मैटर हाउ मेजोरिटी इज पास्ड, वट एवर द मेजोरिटी इज बीइंग पास्ड। तो इन द लॉ, ठीक है, अगर लॉ में कोई भी मेजोरिटी पास है ना, तो बेसिकली कोई भी मेजोरिटी अगर पास कर दे तब भी आप जुडिशियल रिव्यू की पावर को नहीं छीन सकते हो, लेजिस्लेशन इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये जो जुडिशियल रिफॉर्म था, फिर उसके बाद ये आया
तो इसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऐसा काम करा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिवॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिला हमें इसराइल के जुडिशल फंक्शनिंग में। साथ ही साथ जो है कि सम इज़राइली स्कॉलर्स हमें ये बताते हैं कि जो इसराइल के जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, जो अनरिटन से जो रिटन हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इसराइल के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और इन इसराइल की जुडिशरी के लिए, जो हमें इज़राइली स्कॉलर बताते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या बता इसका इम्पैक्ट पड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल रिवॉल्यूशन के स्ट्रक्चर्स पे, जैसे कि अगर हम बात करें, दीज केस हैव इंक्लूडेड द स्टिपुलेशन दैट नो पार्टी वुड अटेम्प्ट टू मॉडिफाई द बेसिक लॉस। मैंने आपको पहले बता दिया कि देखिए कोई भी पार्टी जो है कि बेसिक लॉस को यहाँ पे अमेंड नहीं कर सकती है। उसके साथ साथ देखिए ये जो चीज़ थी ना, जुडिशल रिव्यू का इजरायली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इसी वजह से जो है कि अभी तक हमने जो भी देखा इजरायली कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें खड़ी रहीं और अभी तो जो चेंजेस देखने को मिले हैं वो मेजॉरिटी यहाँ पे मिली है। सुपर मेजॉरिटी तो 80 में मिलती है, मेजॉरिटी मिली है 864 में, तो ये चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले। तो समझ में आ सकता है कि देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा जो कंसर्न्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेजिटिमेट है। अगर हम इज़राइल के इस जुडिशल क्रैकडाउन की बात करें, साथ ही साथ जो है क्रिटिक्स ने यहाँ पे कहा है दीज चेंजेस विल वीकन द कोर्ट्स एंड हैंड अनब्रिडल्ड पावर टू द गवर्नमेंट, इंडेंजरिंग राइट्स एंड लिबर्टीज विद कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट्स फॉर द इकॉनमी, रिलेशंस विद वेस्टर्न एलाइज हु हैव ऑलरेडी वॉइड कंसर्न्स। तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आर्टिकल 44 जिसकी मैंने बात करी, इमरजेंसी रेगुलेशन में को इसको अमेंड करा जा सकता है विद इन मेजॉरिटी ऑफ 80 मेंबर्स। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि इजराइल में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं और उस बेसिस पर मैं नई वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।